बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों, चैप्टर के नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हम लोग हीट से रिलेटेड हीट के मोशन को स्टडी करेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे हमारे पास ये जो थर्मो का मतलब होता है ना, थर्मो का मतलब होता है हीट। और जब भी डायनामिक्स आता है तो हम कहते हैं कि जी किसकी बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम हीट के मोशन के रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। और हीट को मोशन से मुराद कि हम जब किसी भी सिस्टम की हीट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, उसके अंदर वर्क के अंदर क्या चेंज आता है, प्रेशर के अंदर क्या चेंज आता है, वॉल्यूम के अंदर। तो मतलब ये तमाम की तमाम चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिक तीन चीजें समझनी है: इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट। ये तीन चीजें जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके बाद आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या हो या कोई भी और कॉन्सेप्ट हो, आप उनको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, बस इन तीन क्वांटिटीज को समझना और इनको आपस में रिलेट करना इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक हो गया। तो अब हम लोग इसका पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम। एक छोटा सा टॉपिक था तो वो मैंने इसी के अंदर ही एडजस्ट कर दिया, बट हमारा जो मेन टॉपिक है वो इंटरनल एनर्जी है। ठीक हो गया। तो थर्मल इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होता है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करते हैं कि टू सिस्टम्स हैव सेम टेम्परेचर आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब कि देयर इज नो नेट हीट फ्लो बिटवीन दी कनेक्टेड बॉडीज। मतलब कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, हमने हीट के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? हीट जो है बच्चों वो हमारे पास क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यही है। और हमने एक और चीज पढ़ी है कि ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, टू कोल्डर बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास हीट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये एक हॉटर ऑफ बॉडी है, ये एक कोल्डर बॉडी है। ठीक है, कलर भी मैच हो गए हैं। हॉट हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कोल्ड ब्लू से। ठीक है, तो ये कोल्डर बॉडी है, ये हॉटर बॉडी है। ठीक है, जब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगी। ये हॉटर बॉडी अपनी हीट ट्रांसफर करेगी इस कोल्डर बॉडी में। ठीक हो गया। तो अब ये कब तक इनके दरमियान हीट ट्रांसफर होती रहेगी? ये तब तक इनके दरमियान हीट ट्रांसफर होगी जब तक ये दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। तो जब ये दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान अब टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रहा, इक्वली हीट जो है तो वो क्या हो गई है, दोनों बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हीट का फ्लो जो है तो वो क्या कर जाए? स्टॉप कर जाए। ठीक हो गया। तो उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये हीट का फ्लो स्टॉप होता है, हम कहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर उन दो सिस्टम्स के दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम आ गई, इक्विलिब्रियम हो गई, दोनों सेम टेम्परेचर पे चले गए हैं। देखिए, हीट के फ्लो के लिए आपको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर सेम टेम्परेचर पे चले गए हैं तो मतलब क्या कि इनके दरमियान हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। अब सिंपल सी बात है ना, हमारे हाथ पे आइस क्यूब रखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये आइस क्यूब बहुत ज्यादा हमारे हाथ को ठंडा कर रहा है, हमें ठंडा फील हो रहा है। क्यों फील होता है? क्योंकि जब आइस को हम अपने हाथ पे प्लेस करते हैं तो आइस का टेम्परेचर लेट सपोज -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे हाथ का टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ह्यूमन बॉडी का। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा? हमारी बॉडी जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट है और आइस क्यूब जो है वो कोल्डर ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेगा? हमारे हाथ से हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। अब ये आइस क्यूब कब तक हीट एब्जॉर्ब करेगा? जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जैसे ही इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था थर्मल इक्विलिब्रियम का। मैं अगर आपको एक एग्जांपल के जरिए भी समझाऊं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना रूम के अंदर, हमारे पास लेट सपोज ये एक रूम है, रूम में हमारे पास टेबल के ऊपर ना एक चाय का कप पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी? ये टी है। ठीक हो गया।
अब लेट्स सपोज रूम का हम लोग टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। चाय का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड लेट्स सपोज। अब क्या करेगा, यहां से हीट जो है तो वो इस रूम में ट्रांसफर होती रहेगी। अब ये हीट कब तक ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक इन दोनों का, इसका और रूम का, दोनों का टेम्परेचर जो है तो वो क्या, टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं हो जाता। जब दोनों टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इन्होंने थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, ठीक हो गया। तो ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट था थर्मल इक्विलिब्रियम का। अब हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ताकि आप आगे चल के जितने भी टॉपिक्स आएंगे तो उनमें फिर आपको इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान से आसान तरीके से आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूं। अगर तो आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो लाजमी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बच्चों। मेरे पास टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज सच एज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये बाकी जितनी भी चीजें मैंने लिखी हुई है ना, ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैं वन बाय वन चीजों को साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए स्मूथली जो है तो आपको ये सारा का सारा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मैं इस साइड को मिटा देता हूं ताकि मैं उन चीजों को इस तरफ एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, अब देखिए बच्चों, हमारे पास हमने अभी डिफाइन किया इंटरनल एनर्जी को कि मेरे पास एक सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, मतलब कि मैं एक सिस्टम कंसीडर करता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक हो गया। इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं या मॉलिक्यूल्स या जो भी आप कहते हैं, ठीक हो गया, वो मौजूद है। अब मैंने क्या कहा कि इस इंटरनल एनर्जी क्या है, तो मैं कहूंगा कि जी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, जिसके अंदर हमने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऑल फॉर्म के अंदर हमने ये दो चीजें डिस्कस की। हमने कहा कि जी किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। अब यहां पे देखिए बच्चों, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। यहां पे इन्होंने वर्ड लिखा है ना, ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। तो ये यूं भी तो लिख सकते थे कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। यूं भी तो हम कह सकते थे ना, बट ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज का क्या कंसेप्ट था, ये देखें। अब देखो बच्चों, मेरे पास जब मेरे पास बात हो रही हो किसकी, रियल गैस की, किसकी, रियल गैस की, ठीक हो गया। तो रियल गैस जो होती है उसका ये मॉलिक्यूल आप कंसिडर कर लें, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये अगर इस तरफ मोशन कर रहा है तो ये इसकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। उसके साथ साथ अगर ये मॉलिक्यूल जो है तो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट भी कर रहा है, ठीक हो गया, तो वो इसकी क्या कहलाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। और अगर यही पार्टिकल हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या कर रहा है, साथ में वाइब्रेट भी कर रहा है, ठीक है। तो अब वो इसकी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाएगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की, किसी एक गैस पार्टिकल की तीन किस्म की हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज आती हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। ये हमारे पास थी काइनेटिक एनर्जी। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी देखें तो हमें पता है कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स, अब एक गैस मॉलिक्यूल ये है, एक गैस मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के दरमियान
कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव फोर्स भी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। यहां पे क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इट्स मीन कि ये मॉलिक्यूल्स के मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन टर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों। ठीक हो गया? इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक के अंदर ये तीनों हमारे पास कंसिडर होंगी। ठीक हो गया? अब अगला पॉइंट मैंने लिखा कि द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम्स मॉलिक्यूल्स इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। अब अगर लेट सपोज ये मैंने बात की है रियल गैस के लिए, ठीक है? रियल गैस में हमारे पास ये तीनों काइनेटिक एनर्जीज देखने को मिलती है और पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिलती है। बट जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं, हम आगे चल के आइडियल गैस को दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी इंटरनल एनर्जी को समझा रहा हूं तो इसलिए मैं आइडियल गैस की तरफ, उसकी प्रॉपर्टीज की तरफ नहीं जा रहा। बस उसमें सिर्फ मैं आपको दो प्रॉपर्टीज अभी बता देता हूं कि जब हम लोग ना बच्चों आइडियल गैस की बात करते हैं ना, मैं यहां से ये बाकी चीजों को मिटा देता हूं। अच्छा, अब जब हम लोग ना बच्चों आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस में हमारे पास क्या होता है? आइडियल गैस में हमारे पास फिर वहीं पे भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को देख लेंगे और काइनेटिक एनर्जी को देख लेंगे, ठीक है? अब आइडियल गैस, अब यहाँ पे मेरे पास रियल को मिटा के आपने आइडियल कर दें। अब हम बात करें आइडियल गैस के लिए। अब बच्चों आइडियल गैस में ना दो प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। एक, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं मौजूद होती। ठीक हो गया? तो अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं है, उनके दरमियान अट्रैक्शन ही नहीं है, तो इट्स मीन कि आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई जीरो। ठीक हो गया? तो आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो। अब दूसरी बात कि आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं ना, तो वो, अब मैंने काइनेटिक एनर्जी के 3 पॉइंट्स लिखे थे, काइनेटिक, काइनेटिक एंड काइनेटिक। एक मैंने लिखा ट्रांसलेशनल, एक मैंने लिखा रोटेशनल और एक मैंने लिखा वाइब्रेशनल। ठीक हो गया? अब आपने बात याद रखनी है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रोटेशन भी नहीं होती, इसलिए उनके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। उनके अंदर वाइब्रेशन भी नहीं होती, इसलिए वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। अब पिक्चर आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अगर मैं क्या करूं, इंटरनल एनर्जी लिखूं, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं, तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी ये इक्वल हो जाएगी किसके? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक हो गया? क्योंकि बाकी सारी चीजें उसके लिए जीरो गई, पोटेंशियल जीरो हो गई। तो मतलब कि यहां पे मैंने लिखा कि द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम्स मॉलिक्यूल्स इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक हो गया? और फिर हम इसको एक इक्वेशन हम लिखते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2/3 kT। ठीक है? ये एक इक्वेशन है, ये अभी हम डिराइव नहीं कर रहे, हम आइडियल गैस का टॉपिक जब आगे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर फिर मैं आपको ये इक्वेशन जो है तो ये डिराइव करके भी दिखाऊंगा। ठीक हो गया? कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो एक्चुअल में हमारे पास किसके इक्वल है? 3/2 kT के। ठीक हो गया? तो अब ये जो k है ना बच्चों, ये हमारे पास क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक हो गया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है? इनको आगे चल के हमने डिस्कस कर रहा है, इसलिए अभी आपने खाली इन चीजों को समझे। तो आइडियल गैस जो है वो हमारे पास उसका जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है? और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जब हम फार्मूला निकालते हैं फॉर आइडियल गैस, तो वो हमारे पास क्या आता है? यहां से हाफ mv² इक्वल्स टू 3/2 kT। ठीक है? अब इसमें देखें मेरे पास, अगर मैं इसको यहां पे लिखूं ना कि हाफ mv² और ये एवरेज इक्वल्स टू 3/2 kT। ठीक हो गया? ये तो मेरे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन गई, और वो भी कौन सी? ट्रांसलेशनल। इक्वल्स टू, अब इसमें 3/2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। ठीक है?
तो हमारे पास एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो मतलब कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? इंटरनल एनर्जी ये भी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक हो गया? अब देखिए यहां पे अगर इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि बाकी सारी तीनों चीजें तो कांस्टेंट है, तो वो है भी डायरेक्ट रिलेशन। और अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है तो हमारे पास वो डिपेंड कर रही है इंटरनल एनर्जी के साथ भी। इंटरनल एनर्जी चूंकि हमारे पास क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आती है ना, इक्वल आती है फॉर आइडियल गैस। तो इंटरनल एनर्जी की जो है वो डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। तो इट्स मीन कि इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्चुअल में टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स होता है कि नहीं होता? अगर वो बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी, तो इट्स मीन कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी डिपेंड करेगी किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। सही हो गया? अब मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा है कि टेम्परेचर राइज इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक हो गया? अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, एक सिस्टम कंसिडर करता हूं। मेरे पास एक सिस्टम है, इसी तरह मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है। अब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास इनिशियल जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो U1 है। ठीक हो गया? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बर्नर लगाया और इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अब जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू की तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ट्रांसलेशन, और उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होके U2 पे चली जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखूंगा? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1। सही हो गया? अब U2 माइनस U1 मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अब इसकी मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो U2 की वैल्यू ग्रेटर होगी, U1 की वैल्यू लोअर होगी। ठीक है, तो जब हम U2 माइनस U1 करेंगे तो मुझे यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। सही हो गया? ये मेरे पास ग्रेटर वैल्यू है, ये मेरे पास लोअर वैल्यू है। इनिशियली लोअर इंटरनल एनर्जी थी ना, हीट मिलने के बाद इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को जब भी आप माइनस करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो मैंने यहां पे लिखा कि टेम्परेचर राइज इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। अब उसके लिए कंडीशन क्या है कि U2 जो है फाइनल इंटरनल एनर्जी ये ग्रेटर होनी चाहिए इनिशियल इंटरनल एनर्जी के। तो इससे हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब लेट सपोज मेरे पास टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? अब मैंने यहां से बर्नर को रिमूव कर दिया। ठीक है, बर्नर को रिमूव किया और अब मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं? इनिशियल जो है तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है। ठीक है, अब मैं इस सिस्टम में से हीट को निकाल रहा हूं। सिस्टम में से क्या कर रहा हूं? हीट को निकाल रहा हूं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं, तो इसकी इंटरनल एनर्जी U2 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर यहां पे क्या करूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करूं, तो वो तो U2 माइनस U1 है। बट अब इस कंडीशन में मेरे पास जो U1 की वैल्यू है वो तो ग्रेटर है और U2 की जो वैल्यू है वो तो लेस हो गई है। ठीक है, तो अब मैं ग्रेटर वैल्यू में से जब लोअर वैल्यू को सॉरी लोअर वैल्यू को जब ग्रेटर वैल्यू से माइनस करूंगा तो मेरे पास हमेशा जो रिजल्ट आता है ना बच्चे वो नेगेटिव आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि टेम्परेचर फॉल्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, और उसमें क्या है कि U2 जो है वो लेस देन हो जाएगी U1 की, और यहां से जो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो नेगेटिव आएगा हमारे पास। ठीक है, तो बात याद रखें, जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
जब हम हीट को रिमूव कर रहे हैं, इवन के टेम्परेचर को रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं सिस्टम में से, तो अब मेरे पास इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो उससे हमारे पास क्या होगा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। अब लेट सपोज कि अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब कि अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी भी आपके पास क्या हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। पॉइंट समझ आई? ठीक हो गया। अच्छा, अब किसी भी सिस्टम के लिए ना ये जो इंटरनल एनर्जी है ना बच्चों, ये एज अ वर्क फंक्शन काम करती है। क्या करती है? वर्क फंक्शन, सॉरी स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन की तरह काम करती है। ठीक हो गया। अब ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बट ये डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। ठीक हो गया। अब मेरे पास, मैंने यहां पे एक ग्राफ बनाया जो कि मैंने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान बनाया। ठीक है, मैंने क्या किया, पॉइंट ए के ऊपर जहां पे वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, और इस टाइम पे जो सिस्टम को टेम्परेचर मिल रहा है वो T1 है। ठीक है, अब मैं, ये इसका कहलाएगा इनिशियल स्टेट। कौन सा स्टेट? इनिशियल स्टेट, क्योंकि इनिशियली ये सिस्टम इस पॉइंट के ऊपर है। अब मैं इसको अगर पॉइंट बी पे देखूं, तो पॉइंट बी पे अब मेरे पास वॉल्यूम बढ़ गया तो V2 हो गया, प्रेशर भी बढ़ के P2 हो गया, और टेम्परेचर भी मेरे पास T2 हो गया। ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या किया, इन तीनों क्वांटिटीज को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास ये जो पॉइंट बी पे जो इंटरनल एनर्जी का ये पॉइंट जो है, यहां पे हम इसको फाइनल स्टेट कहेंगे। ये मेरे पास इसका आ रहा है इनिशियल स्टेट, ये आ रहा है फाइनल स्टेट। अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो एक्चुअल में इसके इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है बच्चों। अब ये इसके C1 और C2 जो मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, ये पाथ है। अब मुझे, मेरे पास डिपेंड नहीं करता कि इसने इस पाथ को फॉलो करते हुए इस फाइनल स्टेट को गेन किया है, या इस तरह से इस पाथ को फॉलो करते हुए अपने फाइनल स्टेट को गेन किया है। मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न ये इसके साथ है कि उसका इनिशियल स्टेट क्या था और उसका फाइनल स्टेट क्या था। क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की हम इस तरह डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, बट अगर हम उसके अंदर के चेंज को फाइंड कर सकते हैं, तो चेंज को फाइंड करने के लिए हमें दो स्टेट चाहिए, फाइनल स्टेट चाहिए और इनिशियल स्टेट चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, बट ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इंटरनल एनर्जी का। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आपने मुझसे कमेंट में जरूर पूछना है। कमेंट किया करें, पूछा करें कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, मैं उसके रिलेटेड दोबारा वीडियो बना लूंगा और आपको वो चीजें सारी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। बच्चों, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।